गुड मॉर्निंग बच्चों। अब 12th का नया चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट अब 12th में पढ़ रहे हैं। इससे पहले लिक्विड और गैस स्टेट के बारे में 11th में पढ़ा था बेटा, और सॉलिड स्टेट की डिटेल इस 12th में करेंगे। पिछली वर्ष जो है ये चैप्टर था, लेकिन कंपटीशन में ये नीट वगैरह में चैप्टर आएगा तो है, इस बार अपने कोर्स में है तो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, अच्छा चैप्टर है। द सॉलिड स्टेट, चैप्टर का नेम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट क्या होती है जानते हो, फिर भी डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है कि जिससे वो बनता है, वो चीज, कोई दुनिया में कोई चीज किससे बनती है, पेन किससे बनता है, कोई पार्टिकल्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट, तो क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। दुनिया में कोई भी चीज इनसे ही बनती है, या तो एटम से बनती है या मॉलिक्यूल से बनती है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल से या आयन से बनती है। क्लोजर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आईएमएफ मतलब है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनको बांधने वाला स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स। एंड हैव डेफिनेट मास, जब बंधा हुआ होगा तो उसका फिक्स मास होगा। डेफिनेट वॉल्यूम भी फिक्स हो गया है, जो सॉलिड होता है वो फिक्स वॉल्यूम होता है, बदलता नहीं है वॉल्यूम किसका बदलता है, गैस का। नो वॉल्यूम, नो जो है मास, उसका मास भी बहुत मुश्किल से निकाल सकते हैं। और डेफिनेट शेप, और सब शेप भी उसका जब बराबर आ जाएगा उसको कहते हैं, ठीक है ना, इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो डेफिनेट मास उसकी पहचान है सॉलिड की, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। लिक्विड में तो क्या होता है बेटा, लिक्विड में शेप बदल जाता है, जिस कंटेनर में डालते हैं, गिलास में डालते हैं तो पानी गिलास जैसा हो जाता है, मटकी में डालते हैं तो मटकी जैसा हो जाता है बच्चों। तो ये होती है बच्चों सॉलिड स्टेट। अब सबसे पहले चैप्टर में मैंने कहा ना, चैप्टर की शुरुआत होती है वो क्लासिफिकेशन से होती है बेटा। तो क्लासिफिकेशन करेंगे अपन समझने के लिए, और क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं समझने के लिए करते हैं, और कैसे करते हैं बेसिस। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे जमे हुए हैं कि नहीं जमे हुए हैं, कि उसके बेसिस पर सॉलिड को दो क्लासों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो पहला ही क्वेश्चन आ गया है चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो आप एक टेबल बना लेंगे, उस टेबल को बनाने के लिए क्या करेंगे रे बच्चों, एक तरफ क्या लिख देना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक तरफ क्या लिख देना है, एमॉर्फस सॉलिड, ओके बच्चों। सॉलिड इन विच द पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज एंड डेफिनेट ज्योमेट्री, फिक्स है, जैसे ईंट को जमाई और दीवार बन गई है, फिक्स दीवार। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, पार्टिकल की साइज बराबर है, रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड, वास्तव एक्चुअल सॉलिड है, ठीक है ना। द स्टेट, ठीक है ना, द सॉलिड इन विच constituent particles regularly arrange known as crystalline solid। तो रेगुलर अरेंज है ढंग से, तो अपन कहेंगे भाई ये कैसा है, क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। When particles are irregularly arranged known as amorphous solid। सबसे बढ़िया एग्जांपल्स की बात करना चाहता हूँ। एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड में का बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं। सारे सॉल्ट्स वगैरह इसमें आएंगे बेटा, सारे मेटल्स, सोडियम को बढ़िया काटो, सारे मेटल्स आएंगे, तो वो क्या होगा, उसकी बढ़िया सरफेस चमकती है, तो मेटल पार्टिकल अरेंज है। इसी तरह से सारे सॉल्ट्स इधर आएंगे, ठीक है ना, मेटल सारे आ जाएंगे, सारे सॉल्ट आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, जो भी सॉल्ट्स, ठीक है ना। तो सारे इसमें क्या आएंगे, सॉल्ट्स आएंगे। और इसमें क्या आएंगे बेटा, एमॉर्फस, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीमर, सब इसमें आएंगे, ग्लास, उसके बाद में प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर्स, रबर, ये क्या है, पॉलीमर। अरे ये सॉलिड कहां से हो गए रे, ग्लास सॉलिड है क्या, ग्लास इज ए लिक्विड, यू प्रूव इट, ठीक है ना, प्रूव इट बाय द एग्जांपल। इसको प्रूव कर सकते हो, कोई ऐसा दिमाग में हो एग्जांपल बताओ, ग्लास एक लिक्विड है,
आपको तो सॉलिड दिखता है, ये पेन लिक्विड है क्या, ये सॉलिड है क्या? अरे सॉलिड दिख रहा है लेकिन ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, इसको जमाया हुआ प्लास्टिक को, तो ये अच्छे सॉलिड नहीं है, ये एमॉर्फस सॉलिड है बेटा, ये फॉल्स है। ग्लास देखते हैं अपन, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, पुरानी बिल्डिंग, उनमें ग्लास, जो पुरानी खिड़कियां होती है उनमें ग्लास नीचे से थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और ऊपर से पतले हो जाते हैं गर्मी से। तो क्या होता है, क्योंकि वो कांच जो ग्लास होता है वो पानी की तरह बहता है और फ्लो करने वाला लिक्विड होगा, तो ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। प्लास्टिक भी थोड़ा गर्मी से पानी जैसे ही पतला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, थैलियां वगैरह सॉफ्ट हो जाती है, गर्म करो प्लास्टिक को। तो ये भी क्या है, ये सॉलिड नहीं है, ये झूठे सॉलिड है, फॉल्स है, बोलते हैं सूडो सॉलिड। तो वास्तव में ये जो सॉलिड होते हैं इनकी तो डेफिनेशन ये होती है डेफिनेट ज्योमेट, इनकी जो है सबसे पहले वास्तव में ये है ट्रू सॉलिड। ये क्या कहलाते हैं बेटा, ट्रू सॉलिड है, वास्तव में सॉलिड है। ये क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, ये लिक्विड है बेटा वास्तव में, या इनको कहते हैं सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड। मैं तो बच्चों को ऐसे मजाक कर कहता हूँ ये सॉलिड के नाम पे कलंक है, कैसे सॉलिड कैसे करेंगे, हाथ में मेरे पानी है, ये देख लीजिए सुपर कूल्ड लिक्विड है कैसे, ठीक है ना। इनमें जो होता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना बच्चों, वो एकदम शार्प होता है, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे बॉइल मेल्ट हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है, कैसे, कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का जो तेल होता है, आप देखो कब पिघलना शुरू होता है कब पिघलता पता ही नहीं चलता, रेंज होता है 5 से 10 डिग्री के बीच में, 10 से 20 के बीच, मतलब रेंज होता है कब एक जगह टेम्परेचर से स्टार्ट करता है दूसरे टेम्परेचर पे खत्म करता है, एक पॉइंट पे नहीं बॉयल होता है, मेल्ट नहीं होता है वो। तो सॉलिड जो मेल्ट होता है ना बेटा वो एक पॉइंट पे नहीं हो रहा है, तो अपन कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। ये ट्रू सॉलिड है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, सूडो सॉलिड है। इसी तरह से अपन देखते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी, देखेंगे तो काटेंगे तो मेटल तो फर्स्ट क्लास 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, 2 पार्ट में क्लीवेज हो जाएंगे, बढ़िया कट जाएंगे और चमकेगी, सरफेस चमकेगी। और प्लास्टिक को काटोगे तो ऐसे ऐसे कटेंगे, हाथ और कटेगा आपका। तो ये कटिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी जो है बेटा, इसकी आप देखोगे कट इनटू टू डिफरेंट, टू इक्वल हाफ, मतलब 2 बराबर पार्ट में डिवाइड, एंड सरफेस आर साइन ऑल्सो, सर 2 इक्वल पार्ट में कटेंगे और सरफेस ऑफ सॉलिड आर साइन, गिविंग शाइन, चमकती दिखेगी, ठीक है ना। नॉट कट इन प्रॉपर वे, इरेगुलर कटिंग होती है, ठीक है, इरेगुलर कट, हाथ कटेगा, आपका हाथ काटेगा ये, मतलब ठीक है ना। एक अच्छी प्रॉपर्टी है इनकी, नेचर देखेंगे इनका, तो इनका नेचर अपन नया नाम आ रहा है, ये एनाइसोट्रॉपिक होता है, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं बच्चों। ये क्या होती है एनाइसोट्रॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक यही है अपना। और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक, ये एक नई चीज आप करोगे। इसके अलावा ये होते हैं जो है स्टेबल चीज है, ये थोड़े स्टेबल है, ये अनस्टेबल रहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। तो वास्तव में ये ट्रू सॉलिड कौन से हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द ट्रू सॉलिड्स। तो बच्चों ट्रू सॉलिड और इस पर पता चल गया होगा कि कौन होगा। तो इस पर एक बाद में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले अपन पढ़ते हैं अब नया टॉपिक जो अपना इससे रिलेटेड है, एक नया वर्ड आया है, डिफिकल्ट वर्ड, वो है एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स। एनाइसोट्रॉपिक कौन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होता है, एनाइसोट्रॉपिक। तो बहुत ही शानदार टॉपिक आ रहा है और उसका नाम है बेटा आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। तो बच्चों पहला ये टेबल हो गई, उसके बाद
हेडिंग लगाना है आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड्स। साथ साथ आप हेडिंग लगाओगे बच्चों आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। तो एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपी क्या होती है एनाइसोट्रॉपिक में क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैं एक डायग्राम जो बना रहा हूं उस पर ध्यान देने की जरूरत है सबको, और साथ साथ समझ के बनाना है। जब मैं ये डायग्राम बनाऊंगा तो मैं पार्टिकल्स को ध्यान से अरेंज करूंगा, और जब पार्टिकल को मैं ढंग से जमाता हूँ, रेगुलर अरेंज करता हूँ, तो कौन सा सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने ध्यान देना, ये जो पार्टिकल बना रहा हूँ ये समझ लीजिए कैटाइन, ये खाली वाले पार्टिकल है, ये खाली वाले डार्क वाले पार्टिकल के बीच में बना लो डार्क, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, इनके जस्ट खाली वाले के ऊपर खाली वाला बनाना है, ध्यान रखना। और जब मैं ध्यान से और इस डार्क वाले के ऊपर ही डार्क वाले, मैं समझ लीजिए कैटाइन और ये एनाइन बेटा है ना, प्लस माइनस समझ लीजिए। तो बच्चों ये पार्टिकल डार्क वाला हो गया, ये डार्क, ये डार्क के ऊपर, और खाली वाले के ऊपर खाली वाला बना दीजिए। और जब पार्टिकल्स को आप अरेंज करते हैं तो आप ध्यान रख रहे हैं बच्चों, और जब ध्यान से कोई चीज रेगुलरली आप जमा रहे हैं तो कौन सा सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। और कौन सा होगा, ये कैसा सॉलिड हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा हुआ रे पप्पू, कैसा सॉलिड हुआ है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ। अब किसी भी सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसकी किसी प्रॉपर्टी को मेजर करना, मान लीजिए सॉलिड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। सॉलिड की मेन प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एक तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जो कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको अपन किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी को अपन को मेजर करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से करेंगे। पहला डायरेक्शन ले रहा हूं, मान लीजिए इसमें अपन एक ऑप्टिकल वेव को अपन भेजते हैं, ए बी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का नाम दे देता हूं, ये बी से इस डायरेक्शन में जा रही है, ए बी डायरेक्शन में जा रही है। तो आप देखना इसके जो पार्टिकल्स है पड़ोस में, देखो ये डार्क वाला, ये डार्क वाला, डार्क वाला, इधर खाली 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 हल्का वाला है ना। तो पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग है बच्चों। इधर से अपन एक सीधी डायरेक्शन से भेज देते हैं इसको, सी और डी। अब की बात देखो, जब लाइट ऑप्टिकल वेव इस डायरेक्शन से गई तो यहाँ बैठे हुए पार्टिकल्स अलग थे, अलग पार्टिकल से टकराएंगे, कोलाइड करेगी। और इधर से जाएंगे तो देखना ये हो गया खाली डार्क, खाली डार्क, खाली डार्क, ठीक है ना, प्लस माइनस। तो डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो डिफरेंट डायरेक्शन से पार्टिकल की डिफरेंट अरेंजमेंट है। व्हेन वी मेजर द एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन वी ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यू, देन दे आर कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इस पार्टिकल से इसका अरेंजमेंट अलग आएगा, इसका जो है पार्टिकल जो टकराएगा इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो डिफरेंट जो वैल्यू आते हैं किसी मेजरमेंट की, तो उसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है बच्चों, एनाइसोट्रॉपिक होता है, एनाइसोट्रॉपिक होता है। और आइसोट्रॉपिक किसमें होती है, वो होती है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। तो अपन डेफिनेशन लिख देते हैं। तो पहले तो ये डायग्राम बन जाएगा और यहाँ अपन उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, एनाइसोट्रॉपी, ठीक है ना। क्या है, व्हेन, डेफिनेशन क्या है, when we measure any property of solid, like conductivity है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कौन सी, ये भी डायरेक्शन है बेटा। देखो पार्टिकल अलग बैठे हैं, इधर ये जो डार्क वाले बैठे हैं, इधर खाली वाले बैठे हैं, ये प्लस समझ लो, ये माइनस। और इधर से जाओ, from different direction gives different value,
different value, then it is called anisotropy, anisotropic solid। ऐसे सॉलिड जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट प्रॉपर्टी आती है एनिसोट्रॉपिक सॉलिड कहलाते हैं। एंड प्रॉपर्टी नॉन एज एनिसोट्रॉपी। तो ये लाइन लिखनी जरूरी बेटा। When we measure any property of solid like conductivity, refractive index from different direction gives different डायरेक्शन से डिफरेंट वैल्यू आती है तो उसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक सॉलिड, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी किसमें होती है? वो एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस का डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं, क्यों? किसको बोलता है? इरेगुलर, अणुकट डायग्राम क्या होता है वो बनाने की जरूरत नहीं। इस डायग्राम को बनाने में ध्यान रखा, क्यों? क्योंकि काले के नीचे काला पार्टिकल रखा और इसमें खाली वाले के पार्टिकल के नीचे खाली वाला पार्टिकल रखा, तो ध्यान से जमाए। क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एमॉर्फस सॉलिड में तो क्या हो, किसी डायरेक्शन से मेजर करो सेम प्रॉपर्टी आएगी। तो अब आप डेफिनेशन किसकी लिखोगे? पैराग्राफ बदल के किसकी लिखोगे बच्चों? आइसोट्रॉपी। ये तो क्या थी? एनिसोट्रॉपी, डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट वैल्यू। और अब क्या है बेटा? आइसोट्रॉपी क्या होती है बच्चों? आइसोट्रॉपी, ठीक है ना? व्हेन वी मेजर ठीक है ना, एनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्रॉम different direction we obtain same value। ओ भैया जी, मेन बात ये सेम वैल्यू, then solids are called isotropic solid and properties known as phenomena known as आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी क्या डिफरेंट किसमें होती है? ये होती है व्हेन वी मेजर एनी सॉलिड प्रॉपर्टी ऑफ कौन सा बेटा? एमॉर्फस सॉलिड। कौन सा सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड मतलब जो पार्टिकल जमे हुए नहीं है, उसमें पार्टिकल बिखरे पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपी। अब एनिसोट्रॉपिक सॉलिड है बेटा ये। तो पहला बेसिस था कि दो तरह के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब अपन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ बेटा, क्लासिफिकेशन चल रहा था। क्लासिफिकेशन पहला था ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और दूसरा उसमें मेन पता चल गया था क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो रियल सॉलिड कौन निकले थे? जिनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है वो होती है क्रिस्टलाइन, ठीक है ना? अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपन और क्लासिफाई करते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, तो ये वास्तव में कैसे सॉलिड है बच्चों? ट्रू सॉलिड है ये, सच्चे। वो तो झूठे है, सुडो है, वो तो सुडो सॉलिड है। एमॉर्फस को छोड़ दिया, प्लास्टिक, रबड़, कार, ग्लास वगैरह, ये सॉलिड नहीं है। सॉलिड को बेवकूफ बनाने वाली बातें हो गई, सॉलिड नहीं है ये हाथ में सॉलिड थोड़ी है बेटा, ये तो लिक्विड है। ग्लास क्या है? लिक्विड है। ग्लास को प्रूव कर सकते हो आप, बताया था मैंने आपको। तो वास्तव में सॉलिड जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और उनका क्लासिफिकेशन है ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मेन पढ़ाई है, अंदर की केमिस्ट्री है, और अच्छे बच्चों को एग्जांपल्स देने पड़ते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो मेन हीरो कौन है बेटा? यहाँ पर मेन हीरो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अंदर से उनको बांधने वाला बॉन्ड कौन सा है? वो है। इस बेसिस पे सॉलिड्स चार तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड है 4 तरह के। फर्स्ट होते हैं बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होगा, वो किससे बने होगा, मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल से बनेगा, और किससे बनेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाने वाले। फिर दूसरे होते हैं आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड के पार्टिकल कौन होगा, आयंस होंगे, है ना। दूसरे होते हैं आयनिक सॉलिड, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो किससे मिलकर बने, मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। आयनिक सॉलिड ठीक है ना, इससे बनेगा। फिर मेटेलिक सॉलिड, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे, मेटल एटम होंगे। और कोवेलेंट सॉलिड कौन बनाएगा, एटम बनाएगा। और कौन बनाएगा, नॉर्मल एटम जो कार्बन एटम है, डायमंड, ग्रेफाइट, वो सब इसमें आएंगे। तो एटम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। अब मेन हीरो कौन है बताओ मुझे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंदर जो बांधने वाला फोर्स है वो कौन सा है, वो मेन बात आ जाता है। इसमें जो है 3 तरह के फोर्स होते हैं, तो वापस इनको क्लासिफाई करेंगे। 3 तरह के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। पहला होता है बच्चों नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड वो होता है जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, मोह माया में नहीं पड़ते, इनर्ट गैसेस सब आती है इसमें। तो कौन सा फोर्स होगा, सबसे केमिस्ट्री का वीक फोर्स कौन सा है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स, लंदन फोर्स है, ठीक है ना। वीक लंदन फोर्स प्रेजेंट होता है। लंदन फोर्स पढ़ाया था मैंने आपको। डिस्पर्सन फोर्स होता है जो नॉन पोलर पार्टिकल होता है, इसमें वीक लंदन फोर्स होता है, ध्यान रखना। और एग्जांपल्स कौन सा आएंगे, सारे इनर्ट गैसेस है, आर्गन, क्रिप्टॉन, CCl4, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जो नॉन पोलर होते हैं, सारे नॉन पोलर सॉलिड्स आएंगे इसमें। नॉन पोलर के इसमें 2 और हैं, वो भी देखेंगे। फिर आ जाता है इसमें आयनिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्डिंग कौन सी होगी, आयोनिक बॉन्ड होगा बेटा। और आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है केमिस्ट्री में, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसे मेटल से आपने लीना की रेफ्रिजरेशन थी, नॉन मेटल NaCl। तो सॉल्ट जो होते हैं ZnS है, जो सॉल्ट होते हैं केमिस्ट्री के, वो कैसे होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है आयोनिक बॉन्डिंग केमिस्ट्री की। तो सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉलिड्स ये होंगे बच्चों। मेटेलिक बॉन्ड, ये भी आपको नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा कि मेटल्स में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होगा। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा, लंदन फोर्स भी भूल जाएंगे तो थोड़ा सा बता दूंगा आपको। मेटल, सारे मेटल्स आएंगे बेटा इसमें, जिंक है, कोबाल्ट है, निकल है, सारे मेटल्स जो होते हैं वो इसके अंदर आएंगे मेटेलिक बॉन्ड में। और कोवेलेंट सॉलिड में कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो मेन आपको अंदर की, और कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है केमिस्ट्री में, याद करो वो कार्बन की केमिस्ट्री, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम डिफरेंस होता है। तो इसमें C डायमंड है, C डायमंड आ जाएगा, ठीक है ना। ग्रेफाइट जो है कार्बन वाले, जो नॉन मेटल जो बॉन्ड बनाते हैं, ग्रेफाइट है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, कार्बोरेंडम क्या होता है बेटा, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये इसमें सारे मेटल्स आ जाएंगे। इसमें डायमंड, ग्रेफाइट और वो आ जाएंगे जो नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क सॉलिड में आते हैं। ओके, अब अपन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं। फर्स्ट होते हैं नॉन पोलर सॉलिड, उसमें कौन सा फोर्स होता है, लंदन फोर्स। अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट इसी में लेते हैं बेटा, इसी क्लास में अपन ले लेते हैं बी। जब आपके पार्टिकल्स में क्या हो बच्चों, कौन सा फोर्स हो, डाइपोल, तो उसमें होता है पोलर सॉलिड्स। पोलर सॉलिड्स में कौन सा अट्रैक्शन होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होता है, डाइपोल अट्रैक्शन। याद करो, डाइपोल इंटरेक्शन जब होता है, इंटरैक्शन या दो डाइपोल एक दूसरे को, तो इसके सारे एग्जांपल कौन से होंगे, आर्गन, क्रिप्टॉन, CCl4, हीलियम वगैरह इनर्ट गैसेस। इसमें कौन से होंगे बेटा, पोलर मॉलिक्यूल, जैसे HCl है, HF है, HBr है, उनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो दो डाइपोल पास में आते हैं, दो डाइपोल देखो ना आप, दो डाइपोल कैसे पास में आएंगे बताओ मुझे, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो ये होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड दूसरे वाले। इसी तरह से मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीसरा C क्लासिफाई किया गया है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्ड वाले, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाती है बेटा, आइस। सबसे बड़ी एग्जांपल है आइस, बर्फ होता है, H2 और यहाँ सॉलिड लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देयर आर 4 टाइप ऑफ सॉलिड्स। उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का पता लग जाना चाहिए। और इसके बाद एक बुक में एक टेबल दे रखी है, काफी तो सॉल्व हो गई है यही चीजें हैं उस टेबल में, फिर भी एक टेबल को आप रीडिंग कर लेना सारी चीजें, तो वो टेबल इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ नहीं, एग्जांपल्स याद होने चाहिए। उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं
आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अब आपको मैं थोड़ा 2-3 डिफिकल्ट वर्ड आए हैं उनको समझाना चाहता हूँ। तो लंदन फोर्स क्या होता है? लंदन फोर्स याद दिलाऊंगा आपको, ऐसे तो पढ़ाया हुआ है। लंदन फोर्स होता है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है ना, पहले बिल्कुल पोलरिटी नहीं होती, फिर बाद में पोलर हो जाता है। तो एक तो लंदन फोर्स आपको बता दूं क्या है, इसको एक नाम और है बेटा इसका, डिस्पर्जन फोर्स। 11 में पढ़ाते हैं हम डिस्पर्जन फोर्स। तो ये दो नॉन पोलर ठीक है ना मॉलिक्यूल है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बेचारे वो माया में नहीं पड़े हुए, कोई पोलरिटी नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, अचानक जो चेंज होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंट चेंज। क्या बोलते हैं? इंस्टेंट, अचानक कोई परिवर्तन हो गया साहब, अचानक ये इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे थे वो इस तरफ आ गए और ये, तो उसको बोलते हैं ये डाइपोल बन जाता है। किसी चार्ज पार्टिकल के कारण ये एक डाइपोल, दो पोल बन गए, नेगेटिव पोल ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट डाइपोल। क्या बोलता है? इंस्टेंट डाइपोल। ये क्या करता है कि इस दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, एक खुद तो बिगड़ा ही बिगड़ा है, दूसरे को भी पोलर कर देता है। ये सीधा साधा था, इसको क्या करता है, ये इंड्यूस्ड करता है। इंड्यूस्ड, ठीक है ना, इंड्यूस का मतलब क्या था, जाके उसके घोचे करने वाली बात हो गई, मतलब उसको छेड़ने वाली। ये प्लस है तो ये क्या होगा, ये भी बेचारा पोलर हो जाएगा, ये भी बिगड़ जाएगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ये होता है इंस्टेंट, ये तो हो गया आपके इंस्टेंट डाइपोल, ये है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल। तो देखो बच्चों, नॉन पोलर है ये दोनों पार्टिकल, कैसे हैं बच्चों? नॉन पोलर में ये बॉन्ड होता है, मतलब वो वाली बात हो गई कि नॉन पोलर में अट्रैक्शन होता है, तो क्या ना, यस होता है। तो इस तरह से बच्चों जो है इंस्टेंट डाइपोल, इनमें जो अट्रैक्शन होता है, कौन कौन से डाइपोल है? एक तो है इंस्टेंट डाइपोल, और एक जो पैदा हुआ है किसी के इंडक्शन से, तो इसको होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। एक बिगड़ा और दूसरे उसको बिगड़ा है, तो ये है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन में जो अट्रैक्शन होता है उसको लंदन फोर्स। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत वीक फोर्स है, लेकिन कमजोर नहीं समझ सकते, ये भी अट्रैक्ट करता है, दूसरों को बिगाड़ने में सहायक है। मतलब एक आदमी एक लड़के को बिगाड़ने में ये भी क्या है, दूसरा लड़का धीरे धीरे, मीठा जहर वाली बात है, ये भी पता नहीं चलता आपको। ये होता है लंदन फोर्स किसमें? नॉन पोलर में। एक आपको बता दूं, मेटालिक फोर्स क्या होता है? मेटल की क्या टेंडेंसी बताया आपको? व्हाट इज मेटल? मेटल लूज द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, लूज करता है, तो मेटल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक सी, ये मेटल आयन बनाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल आयन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मेटल आयन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मेटल आयन, ठीक है ना, मेटल आयन फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन आयन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलता है मेटालिक फोर्स। ये आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सी, इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो एक इलेक्ट्रॉन सी बन जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक सी में जो अट्रैक्शंस होते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। तो जो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। ये मेटल्स में एक स्पेशल बॉन्ड होता है जो मेटालिक सी में होता है, क्योंकि मेटल हमेशा क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है बहुत सारे, और उस पर एन वैलेंसी आ जाती है और एनी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक सी बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सी में मेटल्स एक दूसरे को बांध के रखता है, इसलिए तो मेटल चमकता है। मेटल को जब काटते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके कारण मेटल सरफेस चमकती है। मेटल क्यों इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बच्चों। तो ये मेटालिक फोर्स भी आना चाहिए, ये कहीं नहीं है, कॉलेज की बुक्स में आता है। तो मेटालिक सी क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और मेटल सरफेस क्यों चमकती है? इस पे लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन चमकेंगे कि नहीं चमकेंगे? तो ये होता है मेटालिक फोर्स। आयनिक बॉन्ड आप अच्छी तरह जानते हैं, डिटेल पढ़ाई कर चुके हैं 11th में, और कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है। तो इस तरह से सॉलिड्स को क्लासिफाई करना आना चाहिए, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अपन यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। ओके।